चतुर्वेदी लायर्स पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज आपसे बात करूंगा एक नए विषय की। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो AIBE एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कई विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर एक वीडियो जो है AIBE के एग्ज़ाम पर भी हमको बना दीजिए। तो कोशिश कर रहे हैं हमने उनको लिए जितने मटेरियल जो बहुत ज़रूरी मटेरियल है, एक तरह से उनको जिन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए जो लोग पहली बार AIBE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको, तो उससे रिलेटेड हमने प्रोसीजर से और क्वेश्चन से रिलेटेड हमने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लायर्स पैराडाइज सोसाइटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हमारे सारे नए अपडेटेड विधि से जुड़े हुए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। साथियों, AIBE के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो AIBE का जो एग्ज़ाम होता है उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराता है और ये एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि कौन से विद्यार्थी, कौन से व्यक्ति इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको 2 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा। पहला ये कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या विश्वविद्यालय से जिसकी संबद्धता बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हो, उससे आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में आपने संबंधित बार काउंसिल ऑफ जो है आपकी स्टेट की, उससे रजिस्ट्रेशन करा लिया हो और आपको रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो भी इशू हो गया हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में से थोड़ी सी भी चीज़ आपके पास, एक भी चीज़ नहीं होगी, तब आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की। अब जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आने वाला है आपका, ये 15th बार जो है वो बार एग्ज़ाम है। इससे पहले जो है 14 एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा चुकी है AIBE। तो जो 15वां जो एग्ज़ाम है, इसके प्रोसीजर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 16 मई से आपके ये फॉर्म 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका पेपर जो है ये 16 अगस्त को कंडक्ट होना है। लेकिन हो सकता है कि कोविड-19 महामारी के चलते आपका एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी से आप तैयार रहिए और सीरियस होकर इस पेपर में लग जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इसको ज़्यादातर लोग सीरियस वे में नहीं लेते हैं कुछ कारणों की वजह से, अभी हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ है, इसी वजह से 30 से 40% लोग इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो इतना इजी मत समझिए आप इस एग्ज़ाम को, क्योंकि 2 तरीके की चीज़ होती हैं विद्यार्थियों। एक तो होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी या किसी सीनियर के पास पहले से बैठ रहे हैं, क्लरिकल वर्क कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम तो बिना ही पढ़े इस एग्ज़ाम को पास आउट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 40 नंबर कम से कम आपको चाहिए, तब आप इस पेपर को पास कर सकते हैं। और उसके बाद में 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। तो अब लोग सोच लेते हैं 3 घंटे में जो है हम इस एग्ज़ाम को कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम है। अब ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ये है यहाँ पर कि आप अपने नोट्स मटेरियल ले जा सकते हैं, आप अपनी किताबें ले जा सकते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपका मटेरियल पड़ा है वो आप नहीं ले जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गई, या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आप इसमें जो है पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, इंक वाले पेन का यूज़ नहीं करेंगे, बॉल पॉइंट पेन का आप इसमें यूज़ करेंगे साथियों। उसके बाद में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको जो 100 मिलेंगे उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ पेपर ऐसे हैं जो पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, CRPC हो गया और CPC। ये 10-10 नंबर के आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको एविडेंस हो गया, आपका IPC हो गया, या फिर फैमिली लॉ हो गया, आपका जो है फैमिली लॉ, ये सारे जो हैं यहाँ से भी आपको 8 नंबर के क्वेश्चन, 8-8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट को मिलाकर भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, NIA एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ मिलाकर भी आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी करीब करीब 50 से 60 नंबर का मटेरियल आपको इतने क्वेश्चन हल करने से, अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ से मटेरियल मिल जाता है।
तो अगर इन सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप मतलब बहुत आसानी से आप एक करीब पहुंच जाएंगे पेपर पास आउट करने के, या फिर हो सकता है आप इतने से ही पेपर पास आउट कर लें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 19 पेपर में से सिर्फ यही पेपर पढ़ें, लेकिन इतने पेपर को आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बहुत सीरियस होकर के पढ़ लीजिए, ताकि आपको प्रश्न पत्र जब मिले तो आप आसानी से इनके आंसर्स दे सकें। बाकी क्वेश्चंस में अगर आप ट्रिक भी लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी आपके 10-5 क्वेश्चन अगर सही हो गए 30-40 नंबर में उधर से, तो आप आराम से 50-60 नंबर इसमें ला सकते हैं। और फिर आपको जो है एक COP निर्गत होगा जो बार काउंसिल के द्वारा इंडिया के द्वारा, जिसका मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके बाद में आप अपना वकालतनामा लगा सकते हैं, किसी कंपनी के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि ये एग्ज़ाम आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं उसके 2 साल के अंदर ज़रूर पास कर लें, नहीं तो फिर आपको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़, या फिर अदर प्रोसीजर उसके लिए जो भी है वो फॉलो करना पड़ सकता है। इसलिए 2 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो आपको 50-60 नंबर के मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कर सकते हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम में हम अक्सर सोचते हैं कि एग्ज़ाम हम बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब अगर आपने पहले से कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप बुक्स में ढूंढेंगे, फिर आप ये ढूंढेंगे किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और किस जगह के आसपास हमको मिल सकता है। दूसरी चीज़ है ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा नहीं कि IPC के क्वेश्चन है तो सारे IPC के मिल जाएंगे, CRPC के हैं तो सारे CRPC के मिल जाएंगे, कॉन्स्टी के हैं तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे। इसमें क्या है साथियों, आपको 1-2-4 क्वेश्चन IPC के दे दिए, बीच में CRPC का दे दिया, उसके बाद CPC का दे दिया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपको आते हैं क्वेश्चंस वो आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपने CRPC पकड़ा तो CRPC के आपके जो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आप वो सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद बेयर एक्ट से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं बेयर एक्ट खोलिए, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। जहाँ केस लॉ की बात है, अगर बेयर एक्ट में है तो ठीक है, आपके नहीं है तो फिर आप जो है बुक से उन केस लॉ को ढूंढिए। तो यानी एक एक करके आप सिस्टम बाई सिस्टम आगे बढ़िए। ये नहीं है कि आप CRPC का फिर बीच में IPC की किताब खोल लेंगे, फिर कॉन्स्टी की, तो इससे आपका बहुत टाइम खराब होगा और लास्ट में आपको ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपके पास टाइम की कमी भी पड़ जाए, जो 3 घंटे हैं वो आपके लिए कम भी पड़ जाएं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हुए एक एक चीज़ को क्वेश्चन को हल करिए। दूसरी चीज़ है, आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको सीधे केस लॉ से मिल जाएंगे, दूसरा आपको बेयर एक्ट से मिल जाएंगे, तीसरे के लिए आपको बुक देखनी पड़ेगी, सिद्धांत से रिलेटेड हो सकता कोई क्वेश्चन हो। तो केस लॉ की आप अलग से एक बना लीजिए नोट्स अपना, जिसमें महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उनके केस लॉ आप नोट डाउन कर लीजिए। नए केस लॉ भी काफ़ी पूछे जाते हैं तो आप नए केस लॉ अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और पुराने जो लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा केस सही कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट को मतलब एक बार तो पढ़ के जाइए, ताकि आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि हमको ये सब अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो है, अगर आप कहेंगे तो हम आगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड और सारी वीडियोस बना के बता देंगे। और 2 चीज़ें आप और याद रखिए, आप पुराने पेपर जो AIBE की साइट पे मिलेंगे आपको, वो ज़रूर ढूंढ के जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। यूनिवर्सल और ये सारी गाइड्स भी आती हैं जिसमें पुराने प्रश्न पत्र और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आप उनकी मदद भी वहाँ पर ले सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कोशिश करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये बिल्कुल याद रखिए कि जो हमने पेपर बताए हैं, आपको मुख्य सब्जेक्ट बताए हैं, इनकी बुक्स और इनमें जिनमें बेयर एक्ट्स होते हैं वो आपके पास ज़रूर और अपडेटेड होने चाहिए, ताकि जो संशोधन हुए हैं या फिर जो नए केस लॉ आए हैं वो भी आपको मिल सकें। और ये आपके जो हैं आगे भी काम आएंगे जब आप प्रोफेशन में जाएंगे। और आप पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को, इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद में इस एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं साथियों। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को बीट करेंगे, अच्छे अधिवक्ता भविष्य में बनेंगे। तो ये हमारा आज का छोटा सा प्रयास था आपको ये समझाने का कि AIBE का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है, और कैसे आप महत्वपूर्ण पेपर कौन कौन से हैं जिनको आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और आप जो हैं सभी लोग AIBE के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और आपको ये कैसा हमारा आज का ये वीडियो लगा, आप हमको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों।